तो नमस्कार भैया बहनों, अभी तक हमने डिमांड के चैप्टर में एक वीडियो बनाई थी, वो आप सभी ने देखा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट इसके बाद थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट इसकी वीडियो है और इसमें जो है अभी तक लास्ट वीडियो में हमारा इंडिविजुअल मार्केट डिमांड तक हम लोगों ने देखा था, या इंडिविजुअल डिमांड तक हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर हम देखेंगे अब आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। वहाँ पर आपकी मार्केट डिमांड की डेफिनेशंस थी और जो डिटर्मिनेंट्स थे वो इंडिविजुअल डिमांड्स के थे, राइट। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं। ठीक है, तो मार्केट डिमांड में सबसे पहले क्या आता है आपका प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, राइट। और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड में देखा था। इसके बाद आता है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, जो इनकम है कंज्यूमर की, ठीक है, इसका भी इफेक्ट आपके इंडिविजुअल डिमांड पर देखने को मिलता है हमें, राइट। और ये कहीं ना कहीं मार्केट डिमांड पे भी इसका फर्क आता है। इसके बाद आता है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो जाता है आपका, सेम ही चीज है यहाँ पर भी। ठीक है, अगर बदलाव आएगा कंज्यूमर के टेस्ट में तो वो किसी और चीज को प्रेफर करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में जाकर के अगर प्राइस बदलता है तो इसका ऑब्वियसली डिमांड पर इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। प्राइस अगर राइज करता है तो डिमांड क्या कर जाएगी आपकी, फॉल कर जाएगी। ठीक है, और अगर प्राइस क्या करता है आपका, फॉल करता है, तो डिमांड क्या कर जाएगी आपकी, राइज कर जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये आपके तीनों जो हैं टॉपिक मार्केट डिमांड के अंतर्गत आते हैं, या तीनों डिटर्मिनेंट्स मार्केट डिमांड में आते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ऑब्वियसली जहां पर पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाएगी, ठीक है, वहां पर क्या होगी, डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा होगी। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे यूएसए का और इंडिया का। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 135 करोड़ के आसपास है। अगर हम जनगणना के अनुसार देखते हैं तो ये 121 करोड़ के आसपास है। ठीक है, वहीं अगर यूएसए की पॉपुलेशन देखा जाए तो 50 से 51 करोड़ के आसपास वहां की जनसंख्या है। लेकिन जो यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, उनके कंपैरिजन में ज्यादा डिमांड करेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका पॉपुलेशन का डिमांड के ऊपर इफेक्ट दिखाई देता है। इसके अलावा सीजन एंड वेदर है। अगर सीजन में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव आएगा तो इसका भी डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा, राइट। कैसे वाला, अगर गर्मी से क्या आ रही है, सर्दियां आ रही हैं, ठीक है, तो गर्मियों में हम किस चीज की डिमांड करते हैं, सूती कपड़ों की डिमांड करते हैं। तो वहां पर डिमांड किसकी राइज कर गई, सूती कपड़ों की डिमांड राइज कर गई। ठीक है, लेकिन जब वहां से हम कहां पे आते हैं, सर्दियों में आ जाते हैं या विंटर सीजन आ जाता है, तो वहां पर हम ऊनी कपड़ों की डिमांड बढ़ा देते हैं और सूती कपड़ों की डिमांड क्या हो जाती है आपकी, कम हो जाती है, राइट। इसी तरीके से एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग है, तो डिमांड पर इफेक्ट देखने को बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, सपोज करो कि जो है मान लीजिए कि देश की एक जनसंख्या है, 121 करोड़ लोग हैं, ठीक है, और जो है इंडिया का 99% या 90% मान लीजिए, ठीक है, वो पैसा कहाँ चला जाता है, इंडिया के मात्र 1% लोगों के पास आ जाता है। ठीक है, और बाकी का जो पैसा है यानी कि 10%, वो सारा का सारा बढ़ जाता है किसमें, आपका भारत की जनसंख्या में, या जिस देश का हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, उनकी जनसंख्या में। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, पैसा जनसंख्या के बड़े वाले भाग के पास कम पहुंचा, तो इसी वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड कम कर रहे हैं। वहीं कम लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंच गया तो वो लोग कितनी डिमांड कर लेंगे, तो इतनी ज्यादा डिमांड हो नहीं पाएगी। तो क्या होगा इस केस में, ठीक है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मैटर करता है। ठीक है, वहां पर रिच पुअर, वेरी रिच, ठीक है, तो इस तरीके के इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं इनकम के भी डिमांड के ऊपर। ठीक है, इसके बाद है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन जो शो करता है, रिलेशनशिप शो करता है, राइट। किसके बीच में रिलेशनशिप शो करने का काम कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए कमोडिटी, और जो फैक्टर उसको प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, उस पर प्रभाव डालने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में, यानी कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। ठीक जी, तो डिमांड फंक्शन कैसा रिलेशनशिप दिखा रहा है, एक फंक्शनल रिलेशनशिप दिखा रहा है, भला किसके बीच में, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग
इट, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब इस चीज को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। पहला है आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, दूसरा है मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है। अब इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है, यह भी एक फंक्शनल रिलेशनशिप दिखा रहा है, भला किसके बीच में, इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। दो चीजें आई, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, इंडिविजुअल डिमांड और जो फैक्टर उसे अफेक्ट करने का काम करते हैं, किसे भला, इंडिविजुअल डिमांड को, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर वाई टी और एफ, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो dx क्या हो जाता है, डिमांड फॉर ए कमोडिटी x, px क्या हो जाता है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी या x कमोडिटी, pr क्या हो जाता है आपका, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y आपकी क्या हो जाती है, इनकम, t क्या हो जाता है आपका, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है, और f क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, ठीक है। और यही क्या है, डिटर्मिनेंट्स हैं आपके किसके भला, इंडिविजुअल डिमांड के, राइट। अब इसके बाद क्या है, मार्केट डिमांड फंक्शन। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड फंक्शन का भी मतलब यही है कि एक फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाने का काम करेगा, ठीक है, दो चीजों के बीच में, एक तो मार्केट डिमांड और एक फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड के बीच में। इसके लिए भी अपना एक फॉर्मूला है, dx इज इक्वल टू फंक्शन प्राइस ऑफ x commodity, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, y फॉर इनकम, t फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, f फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अब PO यानी कि साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, S मींस सीजंस एंड वेदर और D मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है जी। अब इसके बाद होता है आपका डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या हो जाता है, ये एक क्या है, एक टैबुलर स्टेटमेंट है, ठीक है। टैबुलर स्टेटमेंट किसकी भला, रिलेशनशिप हम जो बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं या डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, उसका रिलेशनशिप हम प्राइस के साथ देख रहे हैं। जब उसको एक टैबुलर स्टेटमेंट के रूप में दर्शाया जाता है तो इट इज नोन एज डिमांड शेड्यूल, ठीक है जी। तो इसको समझने के लिए भी दो पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है, एक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक। अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या हो जाता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब हो जाता है ऐसा टैबुलर स्टेटमेंट जो शो करता है बहुत सारी क्वांटिटीज को, ठीक है, एक कमोडिटी की जो कि कंज्यूमर क्या कर रहा है, खरीदना चाहता है एक गिवन प्राइस पे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत, ठीक है। शेड्यूल से आपको क्लियर भी हो रहा होगा, यहाँ पे प्राइस 5 रुपीज है तो डिमांड कितने की हो रही है, 1 की। जैसे प्राइस फॉल करता है 4 पे पहुंचता है तो डिमांड कितने की होती है, 2 की। जैसे 3 हुआ तो 3 की, 2 हुआ तो 4 की, 1 हुआ तो आपकी डिमांड कितने की हो जाती है, 5 की, ठीक है। अब इसी तरीके से मार्केट डिमांड शेड्यूल है। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या हो जाता है, एक ये भी एक टैबुलर स्टेटमेंट है जो बहुत सारी कमोडिटियों की डिमांड को, ठीक है, जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है, इच्छा भी रखता है अलग अलग प्राइस पे और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइस आ गया आपका 5 रुपए प्राइस पे, ठीक है। कितने की, हाउस होल्ड ए 1 की डिमांड कर रहा है, हाउस होल्ड बी 2 की डिमांड कर रहा है, वहीं 4 रुपए प्राइस पे 2 की डिमांड हो रही है और बी जो कर रहा है 3 की कर रहा है। जैसे प्राइस फॉल करता है 3 रुपए पे आता है तो हाउस होल्ड ए 3 की और हाउस होल्ड बी 4 की डिमांड करता है। 2 रुपए प्राइस पे 4 की हाउस होल्ड ए करता है, हाउस होल्ड बी 5 पे करता है, ठीक है। और प्राइस 1 पे हाउस होल्ड ए 5 और हाउस होल्ड बी 6 की डिमांड करता है, ठीक है। तो मार्केट डिमांड क्या होगी यहाँ पे, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7, 4 + 5 = 9 और 5 + 6 = 11, ठीक है। जब हमने इनको जोड़ा तो हमारी क्या तैयार हो गई, मार्केट डिमांड तैयार हो गई, ठीक है। तो ये रहा आपका प्राइस और ये रही आपकी मार्केट डिमांड। 5 रुपए प्राइस पे 3 की डिमांड, 4 रुपीज प्राइस पे 5 की डिमांड, ठीक है। तो प्राइस जैसे कितना हुआ, 3 हुआ तो कितना हो गई मार्केट डिमांड, 7 की हो गई। और प्राइस जैसे कितना हुआ, 2 हुआ, 9 की डिमांड की जाने लगी और प्राइस जैसे फॉल कर गया 1 रुपीज पे आ गया और वैसे ही मार्केट डिमांड कितने पे चली गई आपकी, 11 पर आ गई, ठीक जी। अब इसके बाद क्या आता है आपका, डिमांड कर्व आ जाता है। डिमांड कर्व बेसिकली है क्या, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, या डिमांड शेड्यूल को जब हम ग्राफ के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका डिमांड कर्व
कहलाता है, जिसमें अलग अलग तरीके कुछ लोकस पॉइंट तैयार कर दिए जाते हैं और उससे डिमांड कर्व आपका तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए भी इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा है आपका मार्केट डिमांड कर्व। ठीक, अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या हो जाता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व का मतलब ये हो जाता है, इट इज ऑल्सो ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, जब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहा जाता है। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया है और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा ब्लर कर रही है पिक्चर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 क्वांटिटी डिमांड हो जाती है और प्राइस क्या है? हमने 1 2 3 4 5 माना है। ठीक है, और उसके बेसिस पे हमने डिमांड कर्व बिल्कुल पूरी तरीके से क्या कर दिया है? आपका तैयार कर दिया है। ठीक जी, कैसे भला देख लेते हैं, एक बारी नजर मार लेते हैं। प्राइस जब 1 रुपीज था, ठीक है, तो उस समय पे हमारी डिमांड कितने की हो रही है? 5 कॉमोडिटी की हो रही है। जब प्राइस 2 रुपए आया तो डिमांड कितने की हुई? 4 की। फिर 3 रुपए आया, 3 की। ठीक है, जैसे कितना हुआ? 4 रुपए हुआ तो डिमांड 2 की। तो 5 हुआ तो कितने की हो गई डिमांड? 1 की हो गई। ठीक है, तो इसी को क्या कर दिया गया है? पूरी तरीके से इन पॉइंट्स को आपस में मिला दिया गया है। तो इट इज कॉल्ड अ डिमांड कर्व। ठीक जी, इसके बाद है आपका मतलब क्या? मार्केट डिमांड कर्व। अब मार्केट डिमांड कर्व क्या हो जाता है आपका? मार्केट डिमांड कर्व भी क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ग्राफिकली प्रेजेंट किया जा रहा है मार्केट डिमांड शेड्यूल को, जिसमें अलग अलग तरीके से क्या किए गए? 2 हाउस होल्ड ए और हाउस होल्ड बी की डिमांड दिखाई गई है और फिर उसको प्लस करके क्या बना लिया गया? मार्केट डिमांड तैयार कर ली गई है। ठीक है जी, तो यहां पर देखिएगा हाउस होल्ड ए तो इतना प्राइस है तो कितने की डिमांड हो रही है? ठीक है, फिर देन 3 पे, इसके बाद 4 पे 2 की और 5 पे मात्र 1 की डिमांड हो रही है। ठीक जी, उसके बाद हम दूसरा शेड्यूल देखते हैं इसका। ठीक है, हम दूसरी चीज देखते हैं इसकी, वो किस तरीके से है बोला? प्राइस उतना ही है और डिमांड हाउस होल्ड जो कर रहा है वो कितने की कर रहा है? देखिएगा सभी ध्यान से, ये देखिए 5 की। यहाँ पे कितने की जा रही है? कितने की जा रही है? 4 पे यहाँ पे कितने का आ रहा है प्राइस? जब 4 हो गया तो 3 के आसपास और ये 5 जब हो गया तो 2 के आसपास जा रहा है। ठीक है, और वही चीज क्या कर दी गई? फिर ऐड कर दी गई है और क्या तैयार कर लिया गया? आपका मार्केट डिमांड कर्व। दोनों को ऐड किया हमने, तीनों पहले इंडिविजुअली दिखाया, फिर उसको किस में चेंज कर लिया? आपका मार्केट डिमांड कर्व में चेंज कर लिया। ठीक जी, इसको भी एक बार नजर मार लेते हैं अपने मार्केट डिमांड कर्व को। पहला नीचे से लेकर के चलते हैं। ठीक है, 1 रुपीज पे क्या है? कितने की हो रही है आपकी? इतने की डिमांड हो रही है। ठीक, देन फिर पे इतने की डिमांड हो रही है, फिर लेकिन तीसरे पे और चौथे पे आपकी इतने की डिमांड हो रही है। ठीक जी, तो ये आपका क्या तैयार हो गया? यहाँ पे डिमांड कर्व प्रिपेयर हो गया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शेड्यूल में भी दिखाया था। ठीक है, चलिए राइट। अब इसके बाद है मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है। ठीक है, पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हमने शो किया। ठीक है, प्राइस में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, जैसे प्रोपोर्शन में चेंज, प्राइस के प्रोपोर्शन में जिस तरीके से चेंजेस आएंगे वैसे ही डिमांड के प्रोपोर्शन में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसके लिए अपना एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका जो है फॉर्मूला कैसे बनता है आपका देख लीजिएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, ये हमारे किसको दिखाता है? आपके स्लोप को दिखाता है। ठीक है, कि भाई प्राइस में इतना चेंज आने पर, ठीक है, जो आपकी डिमांड है उसमें कितनी मात्रा में चेंज आ रहा है।
इस चीज को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, आप डायग्राम देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे P0 से प्राइस कहाँ पे चला गया आपका P1 पे चला गया। ठीक है, और फिर डिमांड Q0 से कितने पे आ गई Q1 पे आ गई, मतलब प्राइस जैसे ही राइज करा डिमांड कैसे हो गई वैसे ही क्या कर गई फॉल हो गई। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कैसे दर्शाया गया है डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q। ठीक जी, तो ये था आपका जो है मार्केट डिमांड कर्व, और इसके बाद आपका ये टॉपिक ओवर हो जाता है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।